हेलो बच्चा लोग। काफ़ी टाइम से क्या एक्चुअल में फीवर हो रहा था, तो इसलिए एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था, करवाया था मतलब प्लस एकेडमी पे। और कुछ टाइम से फीवर चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे। कोशिश करेंगे कि अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा सा फास्ट आए, जल्दी आए। कोशिश करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज का जो लेक्चर है, जब आप देख रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर का लेक्चर है। कोशिश करेंगे सेमीकंडक्टर 2 लेक्चर में ख़त्म करें। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, वही बताएंगे। आपको याद होगा कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो वो जनरली जेनर डायोड से आने के चांस रहेंगे या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू आने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं कमेंट्स कर देता हूँ बेटा वहाँ पे जब मेरे को टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। थोड़ा सा आज वीडियो के अंदर डिस्टरबेंस आ सकता है, फीवर है तो एनर्जी लेवल डाउन रह सकता है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, उसके बाद चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन हम दो चीज़ों पे करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम बात करें तो हम सेमी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी, और सेकंड आ जाता है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी। जैसे कुछ बातें मैं अगर आपसे पूछूं, तो जैसे सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा करते हैं बेटा, R इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। हम यहाँ पे बोल देते हैं ये फॉर्मूला है, इसमें जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। ये आ जाता है कंडक्टर, ये आ जाता है हमारा सेमीकंडक्टर, और ये आ जाता है इंसुलेटर। तो अल्फा के पॉजिटिव होने से अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेगेटिव होने से सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से, अल्फा नेगेटिव होने से टेम्परेचर बढ़ाने पे अल्फा नेगेटिव होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर कंडक्टर लगा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात आती है कि कंडक्टिविटी की, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा सिग्मा की बात करें, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। 10⁻² से बात करें तो 10⁻6 तक चली जाती है बेटा। ये मॉडरेट रेंज में आती है। +5 से कहाँ पे आती है, -5। और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। अब कितनी कम होती है, तो उसकी वैल्यू 10⁻−10 से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, छोटा सा मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब आपको पता ही कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होती है। तीसरा इनका एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कॉपर आ जाता है। यहाँ पर दो ही नाम सुने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डायमंड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई कि सेमी कंडक्टर क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है बेटा। अब अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सेकंड आ जाती है हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी। अब ये क्या होती है एनर्जी बैंड थ्योरी, तो छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भैया आइसोलेटेड एटम होता है, न्यूक्लियस उनको बाउंड रखता है। आइसोलेटेड एटम का मतलब हो गया एक सिंगल एटम, न्यूक्लियस था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड कर रखा था। अब अगर हम सॉलिड में चले जाएं तो सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। बहुत सारे एटम होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो हर एक एटम का न्यूक्लियस बगल वाले के एटम के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। उसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स में क्या आना चालू होता है, वाइब्रेशन। और उसी वाइब्रेशन के कारण क्या क्रिएट हो जाते हैं बेटा, बैंड क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं, बैंड क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और उसी बैंड के कारण हम ऐसा बोलते हैं
कि एक बैंड बन गया है और उस दो बैंड का नाम लिखते हैं हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एनर्जी बैंड गैप बना दिए। जो ऊपर वाला है इसे बोल दिया कंडक्शन बैंड और इसे बोल दिया क्या, वैलेंस बैंड। तो ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है इसे बोल देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। डेल्टा ईजी की बात करें तो उसको बोल देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डेल्टा ईजी की जो वैल्यू है, अब कंडक्टर है तो ओवरलैप कर जाता है तो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सेमीकंडक्टर के अंदर अगर बात करें तो डेल्टा ईजी की वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आती है। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो डेल्टा ईजी की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। अभी डेल्टा ईजी क्या है, तो हम बोलते हैं डेल्टा ईजी बेसिकली गैप है जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से रोक रहा है। अगर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जा पाएगा और ओवरलैप कर देंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। मैं बार बार एक चीज़ बोलूंगा कि हम चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि मैं सेमीकंडक्टर में हर एक चीज़ बताऊंगा कि डेल्टा ईजी की प्रॉपर्टीज वगैरह बताऊंगा, तो आप हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम पूरे चैप्टर को कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में हम चैप्टर को क्या कर दें, खत्म कर दें बेसिकली, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि हर चीज़ समझने की कोशिश की जाए। मैंने आपको डेल्टा ईजी की वैल्यू लिखवा दी, किस किस की लिखवा दी, कंडक्टर की आ गई, इंसुलेटर की आ गई और सेमीकंडक्टर। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इनके सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल वही कॉपर वगैरह। अब यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो डेल्टा ईजी फॉर सिलिकॉन और डेल्टा ईजी फॉर जर्मेनियम। आपको पता होगा 2 नंबर होते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने बोल दिया सिलिकॉन के लिए वैल्यू आ गई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आ गया 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कुछ बातें करते हैं कि अगर सर डेल्टा ईजी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा तो हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि कहाँ पर है, वैलेंस बैंड के अंदर है, ये ऊपर नहीं जा पाएगा। इफ डेल्टा ईजी इंक्रीज बढ़ जाए, डेल्टा ईजी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ रहेंगे, हमेशा वैलेंस बैंड में। अगर डेल्टा ईजी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है बेटा, चले जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर डेल्टा ईजी छोटा है तो वो कंडक्टर है, बहुत ज़्यादा गैप है तो वो इंसुलेटर है, और एक मॉडरेट रेंज में है तो क्या है, वो सेमीकंडक्टर। अब बहुत सारी बातें होती है, डेल्टा ईजी क्या है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो एनर्जी गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे तो डेल्टा ईजी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोलते हैं इफ अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा ईजी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। एक छोटा सा डाउट ये भी आता है कि सर जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्शन सॉरी और जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो काम कर रहा है एज अ सेमीकंडक्टर, लेकिन कार्बन जो है वो काम कर रहा है एज अ इंसुलेटर। तो उसका लॉजिक ये है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन केवल 2 ही शेल होते हैं, के और एल। तो न्यूक्लियस सेकेंड शेल को बाउंड करके रखता है, बांध के रखता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन नहीं आ पाता, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। लेकिन अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो थर्ड के एल एम थर्ड में चले गए, थर्ड से कहाँ चले गए, फोर्थ में। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इतनी आसानी से बाउंड नहीं कर पाता है। तो लॉजिक क्या बैठा कि कार्बन का एटम छोटा होता है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगता है, न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लगता है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं, न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लगता है, तो कार्बन एक अच्छा क्या है बोलो, इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं बार बार बोलूँगा, फिर से बोलूँगा कि हम पूरे चैप्टर को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, 1 या 2 लेक्चर में
तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि हम सब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन हो गया, अब आ रहे हैं प्योर सेमी कंडक्टर। प्योर सेमी कंडक्टर का नाम आप जानते हैं इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब इसके अंदर हमने अभी तक डोपिंग को नहीं करा है, डोपिंग नहीं हो रही है। तो दो बातें हैं, अगर हम बात करें एट 0 केल्विन, तो हम बोलते हैं कि भैया देखो 0 केल्विन पे छोटा सा स्ट्रक्चर बना ही देते हैं। एट 0 केल्विन तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड। यहाँ भी इसी डायग्राम में बहुत सारी चीजें समझा दूंगा मैं, है ना। ये हमने एक ही डायग्राम बनाया है, कोशिश करेंगे कि इसी में सब चीज आपको समझा दें, ठीक है ना। अब देखो शेयरिंग चल रही है दो दो इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो रेड पेन से बनाए हैं ये मैंने क्या बना दिए हैं, इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। बढ़िया बात चल रही है भैया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, बढ़िया शेयरिंग हो रही है। अब 0 केल्विन पे क्या होता है बेटा, 0 केल्विन पे क्या होता है, हमारा जो ये वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड को टूटने के लिए नहीं मिलती। तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं, हमारे वैलेंस बैंड में रहते हैं। अभी सारे वैलेंस बैंड में हैं तो ये कैसा है, कंप्लीटली एम्प्टी रहता है। ये कैसा रहता है, कंप्लीटली एम्प्टी। तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर काम करता है प्योर, बोलो क्या, प्योर इंसुलेटर, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया कि 0 केल्विन पे तो ये इंसुलेटर है, क्यों, क्योंकि एक भी बॉन्ड नहीं टूट रहा है, और जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो हम बोल रहे हैं कि इसका मतलब फ्री नहीं होगा, तो कंडक्शन बैंड क्या रहेगा, कंप्लीटली एम्प्टी। अब ध्यान से देखेंगे इसी डायग्राम में, ठीक है ना, 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर को लेके आ गए। रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 25 डिग्री, 0 केल्विन की बात करें तो लगभग 273 प्लस 25 जोड़ लेना 298 केल्विन होता है। हाँ याद आ गया, 298 केल्विन की बात कर रहे हैं। जीरो जीरो ये 0 केल्विन ही था, हाँ 0 केल्विन, 0 डिग्री 0 केल्विन रूम टेम्परेचर पे आ गए। तो हम बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे आके क्या होता है ना बेटा, कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। ये बॉन्ड टूट गया, मान लो कैंची से काटा नहीं है, टूट गया, ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। अब ऐसे मजा नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम बन रहा है। बॉन्ड को तोड़ते नहीं, हम बोलते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, फ्री हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा, मैं नाम लिख रहा हूं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। थर्मली थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी यानी रूम टेम्परेचर पर आके जब क्रिएट हो रहा है उसे बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोल दिया देखो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहाँ के वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ और यहाँ पर क्रिएट होगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्या बोल दिया, होल बोल दिया। यहाँ भी क्या क्रिएट होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे क्या बोल दिया गया, होल बोल दिया गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसके राइट लेफ्ट के अंदर अगर बेटा मैं फील्ड लगा दूं, जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम जल्दी जल्दी समझेंगे, कोशिश करना बार बार देखिए लेक्चर को। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ, यहाँ पर कौन सा चार्ज लगा दूँ, नेगेटिव, तो हम बोलेंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भागेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, पॉजिटिव की तरफ। अब सोचो यहाँ पर जो ये होल था पॉजिटिव, अब होल क्या है, तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। होल क्या है, बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। होल क्या है, बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्रिएट हो गया है, होल हो गया है।
तो होल क्या है, बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना चार्ज है होल पे, कि सूडो चार्ज है, मतलब सूडो मतलब हाइपोथेटिकल चार्ज है, उतना ही चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन का था। ठीक है ना, तो ये होल की बात हो गई। अब सोचो होल को चलाना है, होल को कहाँ जाना है, नेगेटिव साइड जाना है, तो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएगा और ये वाला होल इधर जाएगा। तो हम बोलेंगे होल यहाँ पहुंच गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो हम बोलेंगे देखो होल चला, बट होल का चलना मुश्किल था। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना जरूरी था। तो होल्स की मोबिलिटी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, होल की मोबिलिटी। क्योंकि होल कब चलेगा बेटा, तो आप बोलोगे सर होल तभी चल सकता है जब जब कौन सा बॉन्ड टूटे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटे। जब कौन सा बॉन्ड टूटे, कोवेलेंट बॉन्ड। और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उसका मतलब होल्स की मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आसान है एज कंपेयर टू होल। तो दो बातें वो रिपीट करते हैं। 0 केल्विन पे हमारा सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जो था वो काम कर रहा था एज अ इंसुलेटर। जब हम रूम टेम्परेचर पे लेके आए तो उस समय कुछ इलेक्ट्रॉन टूट गए कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। और कुछ अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो हमारा इंसुलेटर अब इंसुलेटर नहीं रहा, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं। तो ये कुछ हद तक कंडक्टर की तरह काम करेगा, इसलिए नाम आ गया क्या, सेमीकंडक्टर। बट हमें तो उसे क्या बनाना है, कंडक्टर बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ी सी बात करते हैं। एक छोटी सी इक्वेशन देखते हैं प्योर सेमीकंडक्टर की, आपने शायद देख रखी हो। चलो एक चीज और बताओ, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स बनेंगे, तो उसका एक नया नाम क्या बोल दिया, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। वो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने बेटा, I बराबर NeAVD। इसमें जो n होता है ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक होल बना, दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते तो दो होल बनते। तो हमने इलेक्ट्रॉन और होल का एक कॉमन नाम बोल दिया, क्या, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ये पर मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम की बात हो रही है, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया एनी व्हाट इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, NH नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब, Ni इज व्हाट, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक छोटी सी इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा Ni की, देखना। Ni की इक्वेशन T⁵ e⁻² माइनस डेल्टा Eg अपॉन 2kT। यहां पे आता है पहला पॉइंट कि इफ टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो 3/2 kT, 3 की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो Ni की वैल्यू भी क्या होगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। सोचो टेम्परेचर बढ़ेगा, डेल्टा Eg कम होगा, डेल्टा Eg कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा, तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, इफ अगर डेल्टा Eg को बढ़ा दिया जाए नेगेटिव में एक्सपोनेंशियल, तो क्या हो जाएगा, Ni की वैल्यू एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अब अगर सोचो डेल्टा Eg बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से मतलब कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा, गैप बढ़ गया है। और इस समय जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर थे उनकी संख्या एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगी, कि वो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे, तो एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या बोला कि जब 0 केल्विन पे था कोई थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, रूम टेम्परेचर पे लाते ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने ही होल बन गए। होल क्या है, सूडो चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही चार्ज किसका है, होल का है, वर्चुअल चार्ज है। ठीक है ना। और हमने बोल दिया इसको Ni NH और Ne NH का कॉमन नाम बोल दिया Ni, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इक्वेशन से हमें पता चल गया
कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एन आई बढ़ता है, और अगर डेल्टा ई जी को बढ़ाते हैं तो एन आई की वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम होती है। ठीक है ना। बस मेरे हिसाब से छोटी छोटी जानकारी थी। इसके आगे कुछ बात करते हैं कंडक्टिविटी की वगैरह की। कंडक्टिविटी नाम नहीं लिख रहा, सिग्मा, चलो लिख ही देते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है। अब आपने सबने पढ़ रखा है, फॉर्मूला भी बोला था मैंने, आई बराबर एन ई ए वी डी। इसके छोटे छोटे डेरिवेशन है। जे यहाँ पर क्या होता है, करंट डेंसिटी। जे की वैल्यू आपको पता हो तो एरिया, सॉरी करंट अपॉन एरिया होती है। तो यहाँ से जे की वैल्यू आ जाती है सिग्मा ई। जे की वैल्यू आ जाती है सिग्मा ई। सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी, ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है एन ई म्यू, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और म्यू इज व्हाट, मोबिलिटी। और आप जानते हैं कि सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिव रो 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 रजिस्टिविटी होती है ना। ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर सेमी कंडक्टर की बात करें, ये तो बात हो गई किसकी, कंडक्टर की। अगर हम बात करें किसकी, ये तो होगी बात कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं फॉर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर कौन सा, वो भी अभी प्योर, क्योंकि हमने इसमें डोपिंग नहीं करी है। तो सिग्मा को कैसे लिखोगे, देखो एन ई। अब इस एन ई को भी कैसे लिखेंगे बेटा, एन आई, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, एन आई ई। अब देखो म्यू दो तरह के हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल का। तो क्या लिखेंगे, म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये म्यू ई क्या हो गया, होल्स की मोबिलिटी, और एच क्या हो गया, होल्स की मोबिलिटी। ठीक है ना। इस तरह से हम फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। आपके यहाँ पे भी मेरे हिसाब से गर्मी चालू हो गई होगी। एसी वगैरह शायद आपके यहाँ पर शुरू हो गए होंगे या होने वाले होंगे। ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान में कोटा में तो बेटा गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है ना। तो मेरे हिसाब से आप भी चालू कर ली होंगे आपने भी एसी। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया जाएगा। यू हैव टू मैनेज पूरा 16 लेक्चर, हाँ इन्फ्यूज में 16 लेक्चर मिलते हैं। 14 लेक्चर को 2 में कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं, तो उसको थ्योरी थोड़ी सुन लेंगे बस। डोपिंग, एक्सट्रेंसिक, इम्प्योर, इम्प्योर सेमी कंडक्टर, है ना। एक्सट्रेंसिक भी बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है ना कि अब हमें बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने का तरीका यही है कि हमें उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इम्प्योरिटी को ज़्यादा ऐड कर दो जिससे सिलिकॉन और जर्मेनियम अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस ही खो दें। तो डोपिंग किस तरह से की जाती है, 1 ppm, 1 पार्ट मिलियन, यानी 1 पार्ट मिलियन का मतलब हो गया डोपिंग का रेशियो क्या होता है, डोपिंग रेशो होता है 1 पार्ट मिलियन, यानी 10⁻⁶:1। तो ये हो गए प्योर, और ये हो गया इम्प्योर। तो ये डोपिंग का रेशो है। ठीक है ना। अब डोपिंग दो तरह की होती है, एक होती है ट्राइवेलेंट और एक होती है पेंटावेलेंट। तो उसको स्टार्ट करते हैं, इधर से लिखना चालू करते हैं, एन टाइप, इधर लिखते हैं एन टाइप, और इधर लिखते हैं पी टाइप। थोड़ा सा बस न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसके बाद थोड़े से, और फिर चैप्टर को समाप्ति की ओर लेके चलेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो एन टाइप मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इधर क्या होती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ये हो गई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है। इधर आ जाता है हमारा फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। एग्जाम्पल, इधर आ जाता है बोरोन, एल्युमिनियम और इंडियम। इसको बोलते हैं डोनर, अभी समझा दूंगा। डोनर इम्प्योरिटी
और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, इसको समझते हैं और आगे लिखेंगे थोड़ा सा। देखो, एन टाइप इम्प्योरिटी का मतलब हो गया कि पेंटावैलेंट, यानी एक ऐसी डोपिंग की गई है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। हम बोलेंगे सिलिकॉन को चाहिए 4, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि फ्री हो जाएगा, और जैसे ही फ्री होगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा? बोलो, कंडक्शन बैंड में भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनर हो गया, क्योंकि वो इम्प्योरिटी दे रहा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो वो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, इसलिए डोनर इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट के अंदर एक ऐसा एटम लिया गया है जिसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब 3 है तभी तो ट्राईवैलेंट बोला, तो क्या क्या हो गए? बोरोन, एल्युमिनियम और इंडियम। अब यहाँ पे एक ऐसी इम्प्योरिटी को ऐड किया गया जिसके आउटर मोस्ट में 3 थे, हमें चाहिए 4, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है? एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोल दिया। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो यहां पे हाँ, यहां पे मैं बनाऊं वैलेंस बैंड और यहां बनाऊं कंडक्शन बैंड। यहां भी देखें, थोड़ा छोटा बन गया। अब ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। अब क्या हो रहा है? देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस बैंड में, और हमने क्या करा? एक डोनर एटम लिया, तो डोनर एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो क्या हो रहा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो अब हमारा कंडक्शन बैंड क्या हो गया? भर गया है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे, अब यहाँ पे क्रिएट हो गया है होल, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण चीज, जो हमारी डोनर इम्प्योरिटी थी, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस जो होता है दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अब सोचो, डोनर एटम कंडक्शन बैंड के पास क्यों बनाया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ बनेगा? कंडक्शन बैंड के पास बनेगा। वैलेंस बैंड के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी पे आते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में है, तो इनका एनर्जी लेवल यहाँ बनेगा। तो ये क्या हो गई? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गए? होल। तो हम बोलेंगे देखो, यहाँ पर होल क्रिएट होते जा रहे हैं, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गए? होल। क्योंकि इसने क्या करा? उन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बोलोगे सर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बनाओ। अरे हाँ, बना देंगे भाई, ये लो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन माइन्यूट से, लेकिन जो मैक्सिमम थे वो कहाँ पहुंच गए? हमारे इम्प्योरिटी एटम। फिर से दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो? तो बेटा, इतनी छोटी सी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे आके मिल जाती है, जिससे डोनर इम्प्योरिटी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या कर लेती है? उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो हमने बोल दिया। अब सोचो, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कौन मेजोरिटीज हैं, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है। तो यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी में कौन है? कौन कम होंगे? होल। यहाँ पर मेजोरिटी में कौन है? तो आप बोलोगे सर होल्स ज़्यादा हैं। और माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से लिखा जाता है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि सर इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, नेट करंट, वो किसके कारण थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। नेट करंट जो होगा वो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण और होल्स के कारण। यहाँ भी जो नेट करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होगा, दोनों चलेंगे। लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यही तो मेजोरिटी में है। यहाँ पर कौन मेजोरिटी में है? होल्स मेजोरिटी में है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ना, करंट तो फ्लो होगा, लेकिन ज़्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का करंट ज़्यादा फ्लो होगा। और हमारे पी टाइप के अंदर
पी टाइप के अंदर होल्स ज्यादा थे तो वहां पे होल्स का करंट ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे कैसे दिखाना है इसको, हम बोलेंगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी थी। कौन सी इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट। 5 इलेक्ट्रॉन थे, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। आपने पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री करवा दिया, आपने क्या करा, पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री करवा दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे फास्फोरस में, आउटर मोस्ट शेल में, 5। आपने बोला 4 ही रहने दो, तो आपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा दिया, तो उस पर क्या आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे पॉजिटिव से और बगल बना देंगे ई। तो हमने बोला फॉस्फोरस को चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन थे, आपने दिए 4, तो क्या क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 3, आउटर मोस्ट में आपने कितने दिए, 4, आपने एक्सिस इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बोरोन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और ये बन गया होल। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक ना, मेरे हिसाब से सब बातें समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से मेरी बात रिपीट कर दूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर बेसिकली क्या था थे, एक बार ऊपर से नीचे ले आते हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ से रिपीट करते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, 1 पार्ट मिलियन का रेशियो किया गया। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी थी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम। डोनर क्यों, एक 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो डोनर इंप्योरिटी। इधर पी टाइप में एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी। इधर जो होता है जो डोनर इम्प्योरिटी का जो एटम होता है उसको हम कंडक्शन बैंड के पास क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और डोनेट करने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में ही होंगे, इसलिए वो कंडक्शन बैंड के पास बना। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का अंदर मतलब ये है कि वो एक्सिस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, कंडक्शन बैंड में थे, तो उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए उसका एनर्जी लेवल कहाँ बनाया गया, वैलेंस बैंड के पास। अब पहले वाले में यानी किसमें, हमारे एन टाइप के अंदर कौन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन, तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होल, इधर हो गए अपोजिट। अब आप बोलोगे सर करंट तो होल्स भी चलेंगे, हाँ चलेंगे भाई, लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट किसके कारण फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, और इधर किसमें हो जाएगा, होल्स के अंदर। दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन। अगला मेरे को बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कि सर जितनी आपने डोनर एटम दिए हैं, सुनना लास्ट पॉइंट, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप बोलोगे सर उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितने आप डोनर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, नहीं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो हम बोल देंगे देखो दोनों अप्रॉक्सीमेट बराबर हैं। यहाँ पर कितने होल्स आएंगे, तो आप बोलोगे सर उतने ही होल्स आएंगे जितने जितने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, तो कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थे इसलिए अप्रोक्सीमेट हो गया, ठीक है ना। ये एन टाइप और पी टाइप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं गया नहीं, उसी में फ्री होके उसी में घुस के वहीं पे है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया, तो उस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज और कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, ठीक है ना। तो स्टिल एन टाइप और पी टाइप क्या है, क्या बोला मैंने, एन टाइप और पी टाइप क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ना, मास एक्शन लॉ पे। अब एन टाइप पढ़ लिया, पी टाइप पढ़ लिया, अब आते हैं मास एक्शन लॉ। सिंपल बोलता है कि भैया बिफोर और आफ्टर दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है। बिफोर डोपिंग, आफ्टर डोपिंग, इलेक्ट्रॉन होल का मल्टीप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉन होल का मल्टीप्लीकेशन सेम है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो बोलेंगे बिफोर और आफ्टर। बिफोर क्या थे, इलेक्ट्रॉन और होल का मल्टीप्लिकेशन, और डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन और होल का मल्टीप्लिकेशन सेम है, इक्वल है, ये लो। अब बोलो इसका हम क्या बोलते हैं नाम, प्योर सेमीकंडक्टर। बिफोर मतलब प्योर, आफ्टर मतलब इम्प्योर। तो प्योर के अंदर तो मैंने नाम बोला था इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर, एक्सट्रेंसिक चार्ज कैरियर। प्योर के अंदर जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटे होंगे उतने ही होल बने होंगे, दोनों के नंबर हमेशा बराबर चलेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या नाम लिख दिया हमने, Ni, और Ni को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ni², और ये हो गया आफ्टर डोपिंग Ne इंटू NH। यानी पहले का मल्टीप्लिकेशन और बाद का मल्टीप्लिकेशन क्या निकला, सेम निकला। समझ गए बात, ये बिफोर और ये आफ्टर, ये बन गया मास एक्शन लॉ।
इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा। इन प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स यानी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की वैल्यू दी गई है 10⁻15 पर मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी की बात हो रही है। अगर वन फॉस्फोरस का एटम डोप्ड होता है 10⁻6 सिलिकॉन एटम के साथ, यानी एक फॉस्फोरस का, वही 1 ppm 1 पार्ट मिलियन वाली बात आ गई कि एक फॉस्फोरस का एटम डोप हो रहा है 10⁻16 एटम के साथ। तो पूछ रहे हैं देन फाइंड नंबर ऑफ होल्स कंसंट्रेशन आफ्टर डोपिंग। तो सबसे पहले तो लगेगा यूनिटरी मेथड। सबसे पहले क्या लगने वाला है? यूनिटरी मेथड। कि देखो Ni की वैल्यू दी गई है 10⁻15, बहुत बढ़िया, पर मीटर क्यूब। अब वन फॉस्फोरस का एटम डोप हो रहा है 10⁻6 सिलिकॉन 10⁻6 सिलिकॉन एटम के साथ। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ, देखो लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ टोटल सिलिकॉन एटम कितने हैं? 30। तो हम बोल देंगे कितने फॉस्फोरस? तो हम बोल देंगे देखो 10⁻30 अपॉन 10⁻6 क्या हो गए? नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम। तो कितना आ गया ये? 10⁻24। ये हो गए फॉस्फोरस के एटम हो गए। इतने सारे फॉस्फोरस के एटम हमें मिल गए, फॉस्फोरस एटम मिल गए। अब देखो बड़ी चालाकी, फॉस्फोरस की बात करें तो ये क्या है? कौन सा वैलेंट है? पेंटावैलेंट की ट्राईवैलेंट? तो आप लोग सर पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट है, इसका मतलब इसमें कौन ज्यादा होंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने 10⁻24 क्या आ गए हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर आफ्टर डोपिंग। ये लो भाई, ये 10⁻24 क्या आ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग आ गए हैं। ठीक, हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन का। तो मास सेक्शन लगा दो। अब देखो मैं इधर ही लगा देता हूँ, मास सेक्शन अपने पास स्पेस है, तो यहाँ पे लगा रहे हैं क्या? मास एक्शन लॉ लगा रहे हैं। क्या था कि भैया Ni2=NE/NH। अब यहाँ पर ये 10⁻15, तो 10 की पावर अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 30 आएगा ना भाई। तो 10⁻15 का स्क्वायर कर दिया, तो मैंने लिख दिया स्क्वायर, ऐसे लगा दिया स्क्वायर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10⁻24, और यहाँ पे 24, और NH की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करा? टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन थे, 1 पार्ट मिलियन के हिसाब से रेशियो निकाल दिया, कितना आ गया? कितने इलेक्ट्रॉन डोप हुए? 10⁻24। ठीक, और वो आ गए पेंटावैलेंट थी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो ये आ गए नंबर ऑफ होल्स निकालने हैं। तो यहाँ से अगर मैं होल्स निकालूं तो 30/20 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है ना, 10⁻6, मैं गलत दिया, 10⁻6 थोड़ा सा सही लिखते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आ जाएगा 10⁻6 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था किस पे? मास सेक्शन लॉ पे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिए। लो बेटा देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन प्योर सेमीकंडक्टर। अब जैसे क्लास के अंदर क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। तो कई बार क्लास में लिखते लिखते बच्चे इम्प्योर समझ जाते हैं। मैंने बोला क्या? इन प्योर सेमीकंडक्टर, तो बच्चे थे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसलिए मैंने लिखा है इन PSC, इन प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज 10⁻14 पर मीटर क्यूब इफ 10⁻20 इंडियम एटम्स आर डोप। अब बताओ इंडियम कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राईवैलेंट की पेंटावैलेंट? तो आप बोलोगे सर ट्राईवैलेंट है, और ट्राईवैलेंट के अंदर नंबर ऑफ होल्स कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली हमें 10⁻20 क्या दिए गए हैं? होल्स की कंसेंट्रेशन दी गई है, और पूछा है डोपिंग के बाद बताओ। तो हम बोल देंगे सिंपल सा क्वेश्चन है सर, मास सेक्शन लगा देते हैं। क्या होता है कि पहले का प्रोडक्ट और बाद का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेम। अब देखो प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन दी गई है, तो मैं बोलूँ जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही होल थे। तो 10⁻14 है, तो 10⁻14 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर होल की बात करें तो 10⁻20 होल्स कंसंट्रेशन है। क्यों? इंडियम ट्राईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट के अंदर कौन ज्यादा होते हैं? बोलो इलेक्ट्रॉन की होल, कि होल होते हैं सर डोनर इम्प्योरिटी वाले होते हैं, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 10⁻28 अपॉन 10⁻20 आ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ से?
इलेक्ट्रॉन आ गए 10⁸ ठीक है। और हमें होल्स की कंसेंट्रेशन पहले ही दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 10⁻20। तो ये हमें 10⁻20 पर मीटर क्यूब, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ये मास एक्शन लॉ पे हैं। किस पे हैं, मास एक्शन लॉ पे। यस बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मैंने, इन प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की डेंसिटी आपको दी गई है 2 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। तो ये क्या दी गई है, चार्ज कैरियर की डेंसिटी दी गई है म्यू। ये रिफ्रैक्शन वाला म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, मोबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी आपको दी गई है। आपसे पूछा है सिग्मा और रो बता दो, यानी कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, मैं फिर लाइन बोल रहा हूँ। चैप्टर बहुत बड़ा है, हम छोटे में कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अभी फॉर्मूला बताया था, देखो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो लिखा गया है इन प्योर सेमीकंडक्टर, डोपिंग नहीं की है। तो जब डोपिंग नहीं करते हैं तो सिग्मा, सॉल्यूशन की बात करें तो सिग्मा की वैल्यू क्या आती थी, याद करो, NIE मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। अब Ni की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻16। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻19, और दोनों की मोबिलिटी 0.15 प्लस 0.05 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी। और यही होता है 1/रजिस्टिविटी। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना बेटा जो भी आंसर आएगा। ठीक है ना। मैं अगला 4th क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं 4th। ठीक है ना, पॉज करते हैं, लिखते हैं फटाफट ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यस बेटा, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लिखा है इन प्योर सेमीकंडक्टर रेशो दिया गया है, रेशो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल इज 7:3। तो हम बोल सकते हैं हमें रेशो दिया गया है, किस किस का रेशो दिया है, IE और IH का रेशो दिया गया है कितना, 7:3। और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, और रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया इलेक्ट्रॉन और होल का। तो ये गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन और होल, कितना रेशियो दिया गया है, 3:2 गिवन है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन, तो यानी Ne/NH का रेशियो पूछा गया है। ठीक है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे देखो सर I बराबर लगा दो NeAVD, दो इक्वेशन बना दो, पहले इलेक्ट्रॉन की Ne इक्वल टू NeA और VD इलेक्ट्रॉन का, डिवाइड कर दो अपॉन होल इक्वल टू NHA VD किसका आ गया, NH का। अब देखो सारा डाटा दिया गया है, ये वाला रेशो दिया गया है कितना, 7:3। Ne और NH तो पूछा है, एरिया से एरिया कट जाएगा, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो 3:2, तो कितना हो जाएगा, 7 × 14 और 9। तो Ne/NH की वैल्यू कितनी हो गई, 14/9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम I बराबर NeVD लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब बातें हो गई। अब बेसिकली अगले 15 मिनट PN जंक्शन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्टार्ट करते चलेंगे, है ना। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं क्या, PN जंक्शन फॉर्मेशन। मैं बोलूँगा और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आपने याद हो तो 12th के अंदर अगर आप इसकी NCERT उठा के देखोगे तो बहुत सारी थ्योरी है। 12th क्लास के अंदर NCERT में इसकी बहुत सारी क्या दे रखी है बेटा, थ्योरी। तो सुनेंगे। अब क्या बना रहे हैं, PN जंक्शन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। PN फॉर्मेशन लिख दिया मैंने, जंक्शन भी है तो हमने बोल दिया यहाँ पे ये हो गया P, ये हो गया N। कोई बैटरी वगैरह नहीं लाएगा ये। अब P टाइप को आपको मैंने बताया था, P मतलब क्या हो जाएगा,
पी मतलब कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करी थी, ट्राइवेलेंट की पेंटावेलेंट? तो हम बोल देंगे सर पी टाइप के अंदर तो हमने बेसिकली पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी थी। कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करी थी पी टाइप में? पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट क्या थी कि सर पेंटावेलेंट के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो जैसे ही वो जाता था तो वहां पर क्या हो जाता था, क्या हो जाता था, पेंटावेलेंट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया वहां पर क्या हो गया, बेसिकली क्या हो गया वहां पे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो पी टाइप के अंदर हमने बोल दिया बेसिकली, एक मिनट, यस बेटा डायग्राम बनाने के लिए मैंने पॉज लिया था, तो डायग्राम कंप्लीट है। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, देखो एक तरफ हमने पी साइड लिया, एक साइड हमने एन साइड लिया और इनको एटॉमिक लेवल पे जोड़ दिया। पी टाइप के अंदर हमने कौन सी इंप्योरिटी ऐड करी बेटा, ट्राइवेलेंट, और एन साइड के अंदर पेंटावेलेंट। थोड़ा सा फास्ट चलेगा, कंप्लीट डिटेल में अगर बताने लगा तो पूरा एक लेक्चर लगता है पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन में। एक लेक्चर मतलब 1.5 घंटा, 90 मिनट्स, और मैं खत्म करूंगा 10 से 12 मिनट के अंदर, ठीक है ना? तो कोशिश करना कि हम इसको समझें और खत्म करें, क्योंकि इतना नीट के लेवल के काम का नहीं है। तो अब क्या होता है देखो, जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। जैसे ही इनको एटॉमिक लेवल पे पास लाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन और इनके होल क्या होते हैं, रिकम्बाइन होना चालू होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका होल क्या होते हैं, रिकम्बाइन होना चालू होते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल है, इनके बीच में क्या हो चालू हुआ, रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो बीच वाले आयंस होते हैं ये क्या बन जाते हैं बेटा, इमोबाइल आयंस। एक मिनट रुकना बेटा, यस बेटा। तो मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो होल्स के अंदर क्या चालू हो गए, रिकम्बाइन चालू हो गए, और ये हमारे जो आयंस थे क्या बन गए, इम मोबाइल आयंस बन गए। इमोबाइल आयंस का मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिल सकते। और अब सोचो, जैसे ही हुआ क्या, हमने पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा तो दोनों तरफ के मेजोरिटी चार्ज कैरियर चलना चालू करें, सुनेंगे 10 मिनट, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन और होल चलना चालू करेंगे। चलना चालू करेंगे तो जब इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर वाले होल्स के पास जब गए तो बीच के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो फर्स्ट लेयर थी उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ, और जैसे ही रिकॉम्बिनेशन हुआ अब ये जो आयंस थे नाउ दे कन्वर्टेड इनटू इमोबाइल आयंस। अब ये अगर इमोबाइल आयंस बन गए तो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, और आप जानते हो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन गई, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और इसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से कहाँ पे बन गई, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव को आप जानते हो हाई पोटेंशियल और ये होता है लो पोटेंशियल। अब सोचो, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहते हैं और इधर वाले होल्स जो हैं वो इधर जाना चाहते हैं। अब बताओ क्या ऐसा संभव है, तो आप बोलोगे नहीं सर संभव तो नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, दोनों को रोक रही है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुई है सेंटर में जिसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, वो रोक रही है। फिर से शुरू करते हैं, दोनों तरफ के मेजोरिटीज ने चलना चालू किया, इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होते ही नाउ दे कन्वर्टेड इनटू इमोबाइल आयंस, और पॉजिटिव नेगेटिव के कारण क्या क्रिएट हो गई सेंटर पे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोनों तरफ के डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकना स्टार्ट कर दिया। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकना स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सोचो इलेक्ट्रॉन एन से पी में आना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रोक रही है। होल्स अगर आना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, होल्स इधर है तो उसको नहीं आने देगी। फिर से एक बार, डिफ्यूजन हुआ, सेंटर वाले इमोबाइल आयंस, सॉरी आयंस जो थे वो इमोबाइल आयंस से बदल गए और उन्होंने क्रिएट कर दी क्या, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने उन्हें रोक दिया, डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक दिया, और बीच वाले रीजन को क्या बोलना चालू स्टार्ट कर दिया हमने, डिप्लीशन रीजन। क्या बोलना चालू कर दिया, डिप्लीशन रीजन, ठीक है ना? इनके इनके अंदर क्या बन गए, इम मोबाइल आयंस जो कहाँ रहते हैं, रेस्ट पे। अब देखो फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, डिफ्यूजन हुआ, सेंटर वाले आयंस इमोबाइल आयंस से बदल गए, उनके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी,
और उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक दिया। अब हुआ क्या, ये जो डिफ्यूजन हो रहा था वो अब रुक गया। तो अब क्या हुआ कि भैया अब डिफ्यूजन रुक गया, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन और इधर वाले होल्स दोनों पास आना चाहते हैं, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रही है, बीच में दबाव पड़ रहा है, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो बहुत ही कम होती है। अब याद करो, कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने बोला हाँ सर वो यहाँ भी थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर भी थे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागना स्टार्ट करे, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम थी। मैंने होल्स बना चला दिए, एक मिनट रुकना बेटा। हमने बोला थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हमने बोला देखो इधर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन बनाए, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यहाँ पे आ गए। तो हमने बोला देखो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन चले, तो इसे क्या कहा, इसे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने, सुनना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन में क्या करवा दिया, ड्रिफ्ट करा दिया। तो सुनते हैं फिर से, सबसे पहले क्या हुआ, डिफ्यूजन, सबसे पहले हुआ डिफ्यूजन, और जैसे ही एम मोबाइल आयंस बन गए, डिफ्यूजन प्रोसेस रुक गया। तो सोचो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा हुआ होगा, और उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उन्हें क्या कर दिया, रोक दिया। तो हमने बोला अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने उन्हें अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन में क्या करवाया, बोलो, ड्रिफ्ट करवा दिया। अब ड्रिफ्ट करवा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे दो करंट जनरेट हो गए, एक करंट तो हो गया ड्रिफ्ट, और दूसरा कौन सा करंट था बेटा, डिफ्यूजन। अब सुनेंगे वापस से 2 मिनट मेरी बात। तो मेरे को बताओ, शुरुआत में इनिशियली दोनों तरफ के जब मेजोरिटीज चले थे, तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने के कारण डिफ्यूजन की वैल्यू क्या हुई, धीरे धीरे कम, रोकना चालू कर दिया ना, रोकना, अपोज करना चालू कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन अपने अपने रीजन में क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए। तो डिफ्यूजन की वैल्यू कम हुई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बढ़ गई, और जब दोनों बढ़ गए, दोनों की डायरेक्शन अलग थी, तो हमने बोल दिया हमारा, अब जब दोनों, सोचो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज़्यादा थी इनिशियली, ये न्यूट्रल है मान लो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्यूजन करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो गई, कम आ गई, और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। तो जब दोनों बराबर हो गए, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा अब पीएन जंक्शन बनके स्टार्ट या फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से 10 सेकंड में रिपीट करते हैं। क्या हुआ, पीएन जंक्शन था, दोनों तरफ के मेजोरिटीज चले, मेजोरिटीज चलते ही आयंस बन गए इमोबाइल, उनके कारण क्या क्रिएट हुई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने डिफ्यूजन प्रोसेस को रोका, उसने डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक दिया, और डिफ्यूजन प्रोसेस के रुकते ही, डिफ्यूजन प्रोसेस रुकते ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन अपने अपने रीजन में ड्रिफ्ट कर गए। तो डिफ्यूजन करंट कम हुआ, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करंट बढ़ा, तो अपने अपने रीजन का काम हो गया। हम बोलेंगे हमारा अब पीएन जंक्शन बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, हाँ देखो, ये वाला जो एन टाइप है, ये क्या रहेगा, अपने हाई पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये रहेगा हाई पोटेंशियल पे, और ये जो हमारा कौन सा टाइप था इधर, पी टाइप था, ये रहेगा लो पोटेंशियल पे। देखो ना, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, और इन दोनों के रीजन को क्या बोलते हैं, वी नॉट। वी नॉट क्या है, बैरियर पोटेंशियल, यही बता रहा हूँ, ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल। ये आ जाता है, यही क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है बैरियर पोटेंशियल नीट में। ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल। देखो अब सोचो, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, इधर होल है, ठीक है ना, ये है आपका एन टाइप और ये है पी टाइप। हमने बोला यहाँ पे एक पहाड़ सा बन गया है, बैरियर सा बन गया है, इस बैरियर को तोड़ना है तो आपको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम का पोटेंशियल अलग अलग होता है, बैरियर को तोड़ना है, तो हमने बोला कि अगर वी नॉट की बात करें तो सिलिकॉन का वी नॉट होता है 0.7 वोल्ट, और बैरियर पोटेंशियल
जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। इनको भी याद करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिलिकॉन का पीएन जंक्शन बना है और आपने अगर बैटरी लगा दी, बैटरी का जैसे ही पोटेंशियल 0.7 से ज्यादा हो गया, 0.7 से ज्यादा हो गया, तो बैटरी इलेक्ट्रॉन और होल्स को तोड़ देगी, और तोड़ते ही मतलब जो बैरियर था टूट जाएगा, और दोनों तरफ के मेजोरिटीज जो थे वो चलना चालू कर देंगे। फॉर जर्मेनियम की बात करें तो इसके लिए केवल 0.3 इलेक्ट्रॉन ही लगता है, और आपको पता हो जो छोटा पेंसिल सेल आता है हमारा एसी रिमोट का, यही आराम से 1.5 वोल्ट जनरेट करता है। तो ये 0.7 और 0.3 बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये इजीली ब्रेकेबल है। तो हमने यहाँ से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कर लिया। अब जो हमारी डिप्लीशन डिप्लीशन रीजन की ड्रिफ्ट होती है, डिप्लीशन रीजन की बात करें, डिप्लीशन रीजन जो होता है जिसको बोलते हैं डी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिप्लीशन रीजन की बात कर रहा हूँ। डिप्लीशन रीजन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ डोपिंग डोपिंग कंसंट्रेशन। अब सोचो, अगर आप डोपिंग यानी इम्प्योरिटीज बढ़ाओगे, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, तो दोनों तरफ के मेजोरिटीज बढ़ जाएंगे, और जब मेजोरिटीज बढ़ जाएंगे तो वो दबाव डालेंगे, भाई पास करना चाहते हैं, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हम बोल सकते हैं कि और भी जैसे बहुत सारी बातें मैं लिख नहीं रहा, सुनते चलना। जैसे ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस पी और एन टाइप बनते हैं। ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्या बनते हैं, पी और एन टाइप। डिफ्यूजन करंट जो होगा, डिफ्यूजन करंट जो होगा वो कहां से कहां फ्लो करेगा, मैं लिख देता हूं। डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा P टू N, और ड्रिफ्ट करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, N टू P, ठीक है ना, N टू P, ये हो गया। और डिफ्यूजन में कौन चलेंगे बोलो, यही सब यही लिखते हैं। डिफ्यूजन में कौन चलेंगे, मेजोरिटीज, और इसमें कौन चलेंगे, माइनॉरिटीज। अगर मैं डिप्लीशन लेयर की बात करूं तो उसमें कोई भी नो इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, विल बी प्रेजेंट। डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या लगती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी N2P होती है, ठीक है ना। उसी के कारण इलेक्ट्रॉन अपने रीजन में क्या करते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेसिकली। और ड्रिफ्ट करंट हो गया, ड्रिफ्ट करंट हो गया, ठीक है ना। बैरियर पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या बातें बोल दी, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी कि मेजोरिटीज चले, इमोबाइल आयंस बने, उनको रोक दिया, इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उसके कारण थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन चले, और लास्ट में दो पोटेंशियल आ गए, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, दोनों के बीच में जो बैरियर बना दैट इज वी नॉट, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आपने देखा हो तो हमने बहुत सारा चैप्टर एक कवर कर लिया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग कुछ नहीं होता, हमारा जो छोटा सा डायग्राम बना के समझा देंगे, ठीक है ना। ये जो पीएन जंक्शन है, पॉजिटिव को जोड़ देते हैं पॉजिटिव से, और नेगेटिव को जोड़ देते हैं नेगेटिव से, बस इतना सा करना। ये हमारा डिप्लीशन रीजन है। अब सोचो पी में कौन थे और एन में कौन थे, ये लोग हमने बना दिए। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। तो हम बोलेंगे देखो इधर आपने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, इधर लगा दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा भाई, अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही थी, अब सोचो एक्सटर्नल, ये क्या थी, ये जो बनाई है, ये थोड़ा सा एक काम करते हैं, नाम लिखने के लिए स्पेस बना देते हैं। ये क्या थी, शॉर्ट में लिखेंगे यार, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पूरा नाम लिखने में स्पेस खा जाएगा। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये था हमारा P और ये था हमारा N, ठीक है ना। और अब हमने बोल दिया कि बैटरी लगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आपको पता है इसकी
एक्सटर्नल, इसको बोल दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगेगी इस तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो जैसे ही एक्सटर्नल, वो जो बैरियर पोटेंशियल था सिलिकॉन 0.7 और 0.3 बताए थे मैंने आपको, जैसे ही पोटेंशियल बढ़ गए तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कौन डोमिनेट कर जाएगी, बोलो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, डोमिनेट। और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर गई तो हम बोल देंगे दोनों तरफ के कौन चालू हो जाएंगे, मेजॉरिटीज चलना चालू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुनना। फॉरवर्ड बायसिंग में तो हम बोल देंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में बेसिकली कुछ कुछ बातें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉरवर्ड बायसिंग बेसिकली क्या है, ये है करंट और ये है किसमें, मिली एम्पेयर में। ये है वोल्टेज, ये ऑब्वियसली वोल्ट में होंगे। तो बताओ बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो जब तक 0.7 वोल्ट क्रॉस नहीं होगा, जब तक 0.7 वोल्ट क्रॉस नहीं होगा, हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन चलेंगे ही नहीं। और जब चलेंगे नहीं तो हम बोलेंगे देखो जब नी वोल्टेज, अगर हम बैरियर पोटेंशियल की बात करें, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो हम बोलेंगे देखो शुरुआत में कुछ ऐसा पोटेंशियल आएगा, तो हमने बोल दिया देखो ये रहा 0.7 वोल्ट। अब सोचो यहां से यहां तक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो हम बोल देंगे देखो जैसे ही 0.7 वोल्ट क्रॉस हुआ ये सडन बढ़ गया। क्या इसको क्या बोलना चालू करा हमने, नी वोल्टेज। ये नी क्यों बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ये जो शेप डायग्राम का बन रहा है ना, ये कोई घुटने जैसा है, तो इसलिए क्या नाम बोल देते हैं इसका, नी वोल्टेज। फिर से सुन लेते हैं, जैसे ही 0.7 वोल्ट क्रॉस हुआ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड टूट गई, और जैसे ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड टूट गई दोनों तरफ के कौन चलना चालू हो गए, मेजोरिटीज चलना चालू हो गए। दोनों तरफ के क्या चालू हो गए, मेजोरिटीज। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है, करंट की बात करें, करंट आता है मिली एम्पेयर में। तो मैं दो बातें लिख रहा हूं, करंट आता है किसमें, मिली एम्पेयर में, और रेजिस्टेंस आता है केवल 10 की पावर 2 ओम में। ठीक है ना। तो उसको नी वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन। कट इन का मतलब इसी के बाद जो होता है वो करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम बनाया है दैट इज व्हाट, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब इसी में अंदर मैं फॉरवर्ड रिवर्स बायस की भी बात कर लेता हूँ, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं। ये आ गया हमारा रिवर्स बायस। अब देखो मैं इसी में बना रहा हूँ, ठीक है ना, बट डायग्राम में टाइम लगता है, टाइम कम है, टाइम ही तो प्रीशियस है। अब देखो रिवर्स बायस में क्या होने वाला है बताओ। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, जो बैटरी लग रही है वो उल्टी लग रही है, तो क्या होगा, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो नेगेटिव आ जाएगा सर, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात। अब क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए, इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी को सपोर्ट करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। अब ये भी इधर लगेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ये लो। तो अब क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ गई, खतरनाक हो गया। अब कभी भी दोनों तरफ के मेजोरिटीज नहीं चल सकते हैं, बात समझ में आए, दोनों तरह के मेजोरिटीज नहीं चल सकते हैं। अब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर थी उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, जो बैरियर पोटेंशियल था वी नॉट वो बढ़ जाएगा। तो हम बोल देंगे यहां पर क्या क्या होगा, देखो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी। दूसरा क्या बोला था, वी नॉट यानी बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब कौन सा करंट फ्लो होगा, ड्रिफ्ट करंट बड़ा हो जाएगा, किससे, डिफ्यूजन से। अब बात करें इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे बनेगी, देखो रिवर्स बायस की मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है, ये हो गया करंट आई और ये हो गया वोल्ट। अब आप बोलोगे सर इसको नेगेटिव में क्यों बता रहे हो भाई, उसको तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिया, इसको नेगेटिव में क्यों ले रहे हो, अरे बैटरी उल्टी होगी ना बाबू। तो सोचो यहां से ये लो। अब बोलोगे सर ये जो आपने बनाया है इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, हाँ करंट बढ़ रहा है, डिफ्यूजन, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, कम थे, तो उनके कारण करंट भी कम होगा। इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन, स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, जल्दी जल्दी देख रहा हूँ, करंट। ठीक है ना। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है, करंट वो आता है माइक्रो एम्पेयर में,
क्योंकि करंट कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस आएगा 10⁶ ओम के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको एक साथ, अब अगर एक साथ बनाना हो दोनों को तो कैसे बनाएंगे, देखो कि सर देखो ये तो ऐसे बना दिया और ये ऐसे बन गया। यहाँ पे करंट की वैल्यू मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, 10⁻² ओम, 10⁶ ओम, प्लस वोल्ट, और इधर माइनस वोल्ट की बैटरी उल्टी लगाई है, इसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। तो 1 घंटे के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, PN जंक्शन का फॉर्मेशन, मास सेक्शन में बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना। और लास्ट में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो चैप्टर को मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 घंटे में बहुत सारा लपेटा है, आपका रिवीजन है, इसको पढ़ना। ये चैप्टर थियोरिटिकल है, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू, बाय बाय।